चलिए, अच्छी बात तो ये है कि ईरान और यूएसए के बीच में एक ब्रेक थ्रू तो हुआ, एक एमओयू तो साइन होगा। दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस इन स्विट्जरलैंड, जिनीवा ऑन 19th जून 2026। बट आई मस्ट ऑल्सो टेल यू दिस थिंग, बहुत सारे हर्डल्स भी हैं, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी टू रीच टू ए पीस डील या फिर पीस एग्रीमेंट। अगर कोई 19th जून में होने वाली सेरेमनी जो है उसको पीस एग्रीमेंट या फिर पीस डील कह रहा है, देन आई मस्ट टेल यू ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वांस, उन्होंने अपने ही शब्दों में इसको एक वेरी जनरल डॉक्यूमेंट कहा है, राइट। सो ये जो अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट हुई है कि स्विट्जरलैंड में ये दो पार्टीज मिलने वाली हैं, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया ऑफिशियली, और यूएसए ने भी इसको कंफर्म किया है कि यस दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस। ईरान ने भी कहा है कि यस दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल। दुनिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और बेसिकली ये जो एमओयू है ना, इट्स गोइंग टू एंड दिस 4 month लॉन्ग वॉर दैट वाज गोइंग ऑन बिटवीन ईरान, इजराइल एंड यूएसए। इसमें डेफिनेटली जो रीजनल मीडिएटर्स हैं, इसमें सऊदी अरेबिया प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इससे पहले की एक डिस्कशन में मैंने आपको कहा था कि कैसे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को इंसिस्ट किया कि आप इस पूरे मसले में आप बीच में आइए, वी विल गिव यू मनी, वी विल गिव यू सपोर्ट एंड एवरीथिंग, बट आप ये सारी चीजें जो है उसको हैंडल कीजिए। तो पाकिस्तान इज गोइंग टू होस्ट दिस सेरेमनी इन स्विट्जरलैंड। सऊदी अरेबिया के साथ साथ कतार ऑल्सो प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओमान प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तुर्की ने भी एक रोल प्ले किया है, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल। अब इसकी गहराई में जाते हैं। इसकी गहराई में जाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट है जो आपको डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स के बारे में बहुत सारी चीजें सिखाएगा। यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब भी दो देशों के बीच में या फिर दो से ज्यादा देशों के बीच में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, युद्ध हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही मीटिंग में, एक ही दिन में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। दोनों तरफ से नेगोशिएशंस होंगे, टॉप नेगोशिएटर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अभी यूएसए की बात करूं तो यूएसए का डेलीगेशन जो जाएगा ना स्विट्जरलैंड, तो उसमें जेडी वांस वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, उनके साथ उनके टॉप नेगोशिएटर होंगे। वेस्ट एशिया में जो यूएसए के एनवॉय हैं, ही इज आल्सो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस होल टीम ऑफ यूएसए। तो ईरान भी अपने टॉप नेगोशिएटर्स को भेजेगा। एक पूरी, आप समझ लीजिए, एक टीम काम कर रही है दोनों तरफ से। दोनों अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, अलग अलग एंगल से चीजों को समझा जा रहा है, देखा जा रहा है कि न्यूक्लियर पर बातचीत अभी नहीं करेंगे, न्यूक्लियर पर बाद में बातचीत करेंगे, अभी हमें ये चाहिए, अभी वो हमें ये दे पाएंगे, इस चीज की डिमांड करेंगे तो शायद यूएसए मना कर दे, इस चीज की डिमांड करे तो ईरान नहीं मानेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजों में गहराई से डिस्कशन होती है, फिर अपने पॉइंट्स जो हैं वो रखे जाते हैं, और फिर हमें देखने को मिलता है कि बार बार मीटिंग्स में थोड़े थोड़े स्टेप्स, राइट। ऐसा नहीं है कि आप 10 पॉइंट्स लेकर गए और 10 के 10 पॉइंट्स आपके ओके हो जाएंगे। हो सकता है कि एक ही पॉइंट ओके हो, बाकी के 9 जो है वो आपको नेक्स्ट मीटिंग में उठाने पड़े। तो ये सारी चीजें जो डिप्लोमेसी में है ना, दिस इज समथिंग दैट यू विल लर्न फ्रॉम today's discussion, and you can learn so many things from this particular discussion that we are discussing today. The strategic US off ramp. वॉशिंगटन जो है वो यहाँ पर 3 बड़ी चीजों की बात कर रहा है। वॉशिंगटन कह रहा है कि ये 3 चीजें हमारी जीत एस्टैब्लिश करती हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि अभी यूएसए जो है वो इस पूरे सीज फायर को, इस एमओयू को, कई जगह पर पीस डील या फिर पीस एग्रीमेंट कहा जा रहा है ना, तो दिस इज जस्ट ए मास्क, ह्यूमैनिटेरियन मास्क पहनाया जा रहा है। हकीकत तो यह है कि यूएसए की यहां पर स्ट्रेटेजिक हार हुई है। एक वक्त था जब यूएसए दुनिया का सबसे ताकतवर देश था, एक यूनिपोलर वर्ल्ड। लेट मी राइट डाउन दिस वर्ड हियर ताकि आपको समझ में आए, राइट। यूनिपोलर, इसका मतलब होता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही पावरफुल देश है, एक ही सेंटर है ऑफ पावर, एंड दैट इज यूएसए। एक वक्त ऐसा भी था, एक वक्त ऐसा था जब
दो देश सारी चीजों को कंट्रोल करते थे कोल्ड वॉर के एरा में, यूएसए एंड यूएसएसआर। फिर 1991 में यूएसएसआर जो है वो तो डिसॉल्व हो गया, तो उसके बाद से जो बेताज बादशाह है वो यूएसए ही था। लेकिन यूएसए का यहां पर एजेंडा ये था कि ईरान पर अगर हम अटैक करेंगे तो ईरान जो है वो घुटने टेक देगा, ईरान हार जाएगा, ईरान हम जो कहेंगे वो सारी चीजें करेगा, ईरान में एक रेजीम चेंज लेकर आएंगे और नई जो रेजीम आएगी ईरान में वो ऐसी आएगी जो प्रो यूएसए हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पेपर पर यूएसए विक्ट्रीज दिखा रहा है। नंबर 1 विक्ट्री जो वो बता रहा है वो ये है कि ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन के सपने हैं वो अब और पीछे चले गए हैं। न्यूक्लियर वेपन अचीव करना अब ईरान के लिए उतना इजी नहीं होगा, ऐसा यूएसए कह रहा है। सेकंड चीज जो है दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको खोला जाएगा, विच इज अ गुड थिंग फॉर द होल वर्ल्ड। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना इंपॉर्टेंट है हम सब जानते हैं, बट देन एज वेल हो सकता है कि आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हों जो पहली बार इन सारी चीजों को समझ रहे हैं, तो आई विल थ्रो सम लाइट ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एज वेल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज हमें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी चीजों को समझना है ना। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इसको खोला जाएगा, इस पर यूएसए का जो ब्लॉकेड है उसको हटाया जाएगा और ईरान जो है वो अपने, नॉट जस्ट ईरान लेकिन गल्फ के दूसरे देश जो हैं, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा तो ये सारे देश जो हैं वो अपना ऑयल का व्यापार जो है वो फिर से बैक टू नॉर्मल कर पाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स यूएसए का ही एक अखबार है, इसने अपने एडिटोरियल में एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह कहा है, सबसे पहली बात तो यह कही है कि ये जो युद्ध है ना ये कभी यूएसए को स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था। दिस इज नंबर 1 थिंग। नंबर 2 जो कहा है दैट इज कि यहां पर यूएसए की एक हार हुई है। एक वक्त पे जो यूएसए मिलिट्री वाइज डिप्लोमेटिक वाइज ताकतवर था, आज ये दोनों फ्रंट्स पर यूएसए कमजोर नजर आ रहा है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल में हुआ है और पूरी दुनिया जानती है, दुनिया के सारे लीडर्स जानते हैं कि यहां पर यूएसए की बहुत बड़ी हार हुई है। यूएसए जो चाहता था, जो एक सबमिसिव ईरान बन जाए, ये चीज वो अचीव नहीं कर पाया, राइट। और इसी के साथ साथ ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड है वो भी खत्म हुआ है या फिर उसकी शुरुआत हो चुकी है, ऐसा आप कह सकते हैं। इसी के साथ यूएसए ये भी चाहता है कि यहां पर शांति का माहौल बने पूरे रीजन में और उनको मिलिट्री वाइज यहां पर एंगेज होना ना पड़े। तो ये 3 बड़ी चीजें जो हैं वो यूएसए डिक्लेयर कर रहा है, राइट। अब रही बात ईरान की। ईरान के लिए यहां पर कुछ इमीडिएट फायदे नजर आ रहे हैं। नंबर 1 जो चीज है वो ये है कि सुप्रीम लीडर आयतोला खमेनी का असैसिनेशन हो गया। उसके बाद लग रहा था कि अब ईरान गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना तो रेजीम चेंज हुई, इनफैक्ट ईरान और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से अपने आप को डिफेंड करने लगा और ये जो ऑफेंसिव स्ट्राइक्स है वो भी उसने ईरान ने क्रिएट की। ईरान की डिमांड ये थी कि ये जो ब्लॉकेड लगाया है ना आपने, मैरीटाइम ब्लॉकेड, उनको जल्द से जल्द हटा दो। तो ये चीज यूएसए ने एग्री कर ली है। अब कल जब साइन हो जाएगी, व्हेन आई से कल आई मीन टू से 19 जून 2026 को ये जब सिग्नेचर हो जाएगी तो इमीडिएटली ये मैरीटाइम ब्लॉकेड जो है उसको कंप्लीटली हटाया जाएगा। लेट्स होप कि ऐसा ही हो। तो यहां पर ईरान खुद अपना ऑयल जो है वो बेच पाएगा, जो सामान ईरान को दूसरे देशों से चाहिए वो इजीली खरीद पाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी नंबर 1 थिंग फॉर इमीडिएट जो बेनिफिट्स कहते हैं या फिर इमीडिएट जो गेन्स होंगे ईरान के, उसमें से नंबर 1 ये है। दूसरी जो चीज है वो ये है कि ईरान के कुछ 24 बिलियन के एसेट्स फ्रीज हुए हैं। तो ईरान ने ये कहा है कि ये 19 जून पर जो हम साइन करें ना, उससे पहले आपको इसका 50% जो है वो अनफ्रीज करके हमें देना है। लगभग आप समझ लीजिए $12 बिलियन। तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर ईरान। तीसरी जो चीज है वो ये है कि ईरान ने अपनी कुछ रेड लाइंस जो है उसको क्रॉस होने नहीं दिया। एक तो ईरान का जो मिसाइल का प्रोग्राम चल रहा है, इस पर डिस्कशन बाद में होगी, तो अभी के लिए वो चीज टेबल पर नहीं होगी।
तो ये अपने आप में एक बड़ी जीत है ईरान की। दूसरी चीज है जो रेजिस्टेंस के प्रोग्राम चल रहे हैं। रेजिस्टेंस के प्रोग्राम का मतलब यहां पर यह है कि जो हिजबुल्लाह वाली बात है, तो उस पर भी अभी कोई डिस्कशंस या नेगोशिएशंस नहीं होंगे। तो ये तीन बड़ी चीजें जो है वो ईरान के पक्ष में नजर आ रही है। इसी के साथ साथ ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कहा है कि 2 फेजेस में सारे नेगोशिएशंस हम करने वाले हैं, फेज 1 एंड फेज 2। ये क्या है इसको समझते हैं। इसमें दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखें तो देखिए, सबसे जो डेंजरस मुद्दे हैं उनको अभी डिले कर दिया गया है, राइट। आने वाले 60 डेज में या फिर 60 डेज के बाद ये सारी चीजें जो है वो क्लियर होगी। When I say 60 days, I mean to say 19th जून से अगर हम 60 डेज, 2 महीनों को आप रफली पकड़ कर लीजिए, प्लस माइनस 10-15 डेज हो सकते हैं, हो सकता है एक और मंथ इसमें ऐड हो जाए, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बड़े मुद्दों की बात करें तो ये जो न्यूक्लियर वाली डिस्कशन है ना, वो ईरान अभी नहीं करेगा, वो बाद में करेगा। ईरान फेज 1 में यह चाहता है कि हॉर्मुज और रिकंस्ट्रक्शन, ये 2 चीजों पर अभी हम बातचीत करेंगे। हॉर्मुज को आप खोल दीजिए और आपने जो तबाही मचाई है और इसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, तो इसको रिकंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा, आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे। ये ईरान की एक डिमांड है। नंबर 2 जो है, दैट इज व्हेन आई से नंबर 2, आई मीन टू से फेज 2 जो है, तो उसमें न्यूक्लियर वेपन्स और ईरान पर जो सैंक्शंस हैं, इन सारी चीजों पर बाद में बात होगी, राइट। तो अभी 60 डेज का विंडो है, बट आई मस्ट ऑल्सो हाईलाइट दिस थिंग, जब आप इस प्रकार की सिचुएशन जब होती है, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वाले समय, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वाले माहौल में जब आप 2 महीनों का वक्त लेकर चलते हैं, तो देयर आर चांसेस कि बीच में कुछ ऐसा हो जाए और अभी तक जो चीजें अचीव की है ना, वो खत्म हो जाए। और ऐसा करने के पूरे प्रयास इजराइल करेगा, राइट। रीजनल स्पॉयलर्स भी हैं यहाँ पर। इजराइल और लेबनान वाला जो टॉपिक अभी चल रहा है, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से इजराइल जो है वो लेबनान पर धड़ाधड़, बेरूट में अभी एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। इजराइल इज नॉट हैप्पी विद दिस यूएस ईरान एग्रीमेंट, दिस MOU। इसमें 300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन फंड की जो डिमांड रखी है, और यूएसए ने भी कहा कि यस, 300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम जो है वो होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि यूएसए अपने पॉकेट में से पैसे देगा, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि यूएसए को और यूएसए के जो मित्र देश हैं उनको ये $300 बिलियन के रिकंस्ट्रक्शन फंड को प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन नेतन्याहू जो है, उन्होंने तो क्लियरली बता दिया है कि ये पूरी जो डील है या फिर MOU जो है, वी आर रिजेक्टिंग दिस थिंग। नेतन्याहू इज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस थिंग। उनको तो ये था कि भाई एक बार ये युद्ध स्टार्ट हो जाए और यूएसए हमारे साथ है तो ईरान को तो पूरा तबाह ही कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसी के साथ मोस्ट इंटरेस्टिंग जो चीज यहां पर सामने आ रही है, दैट इज सऊदी अरेबिया प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखिए, यूएसए वाज यूजिंग अपने जो बेसेस हैं GCC देशों में, ये गल्फ देशों में जहां जहां पर एयर बेस है, मिलिट्री बेस है, तो वहां से ही ईरान पर अटैक्स हो रहे थे। तो ईरान जो है वो ये सारे बेसिस पर अटैक कर रहा था, इनडायरेक्टली ये सारे देशों पर अटैक कर रहा था। तो इजराइल और यूएसए ये चाहते थे कि ये जो GCC के देश है ना, वो भी उनके साथ हाथ मिला ले और वो भी इस युद्ध में उतर जाए। लेकिन सऊदी अरेबिया ने ये कहा, बाकी के देशों को भी ये कहा कि भाई ये युद्ध हमारा युद्ध नहीं है, ये इन लोगों का युद्ध है। वो बात अलग है कि वो हमारे क्षेत्र में हमारी भूमि का इस्तेमाल करते हुए वो ईरान के साथ युद्ध कर रहे हैं, लेकिन ये बात अब GCC देशों को भी पता चल गई है कि यूएसए जो भी कर रहा है ना, इसमें यूएसए अपना खुद का और इजराइल का जो भी इंटरेस्ट है उसको सबसे पहली प्रायोरिटी दे रहा है। सेकंड या फिर थर्ड नंबर पर GCC के देश आते हैं। तो यहां पर सऊदी की जो लीडरशिप है वो थोड़ी शाइन करती है, और GCC देशों ने कह दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू एंटर इनटू दिस फ्रे, और ये जो यूएसए पर ओवर रिलायंस था ना, वो भी आने वाले समय में चेंज होगा। तो दिस इटसेल्फ डिप्लोमेटिकली देखें तो यूएसए की एक बहुत बड़ी हार है कि ये सारे देश अभी तक यूएसए को एक बड़े भाई की तरह देखते थे, या फिर एक
एक एक अम्ब्रेला की तरह देखते थे कि भाई कुछ भी होगा ना तो यूएसए हमारी मदद करेगा। लेकिन अब इनकी आंख खुल चुकी है कि यूएसए सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को देखेगा, उसके बाद इस क्षेत्र में इजराइल के इंटरेस्ट को देखेगा। थर्ड नंबर पर हम आते हैं द मैरीटाइम एनर्जी रिलीफ। हॉर्मुज की बात करें तो खास करके जो करंट अफेयर्स में अभी नए नए एंटर हुए हैं तो उनके लिए ये हॉर्मुज जो है, इसको मैंने मैप में तो कई बार दिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए। आज मैं यहाँ पर मैप्स जो है वो डिस्प्ले नहीं करने वाला हूँ। आई विल ओनली टेल दिस थिंग कि हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का 1/5 का मतलब होता है 20% जितना ऑयल एंड गैस जो है वो इस गलियारे से पास होता है। इसका बंद होना मतलब पूरी दुनिया पर इसकी इम्पैक्ट आती है, इकोनॉमी पर इम्पैक्ट आती है। इकोनॉमी पर जब इम्पैक्ट आती है तो समाज, सरकार, हर जगह पर हमें इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलती है। तो अभी यूएसए ने जो अनाउंस किया ना, यूएसए के ट्रंप साहब ने ये ट्वीट करके कहा कि शिप्स ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट योर इंजन्स, लेट द ऑयल फ्लो। ये जब स्टेटमेंट आया, एंड आई मस्ट टेल यू कि ऐसा कह देने से वहां के इंजन्स जो है वो स्टार्ट नहीं हो जाएंगे शिप के। इट विल टेक सम टाइम। रिकवरी को या फिर चीजों को बैक टू नॉर्मल होने में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। लेकिन पॉजिटिव साइन ये है कि जो पर बैरल ऑयल की प्राइस है उसमें $4 का ड्रॉप हमें देखने को मिला है। लेट्स होप कि धीरे धीरे करके, युद्ध से पहले समवेयर अराउंड $74 पर बैरल कीमत थी, तो यहां तक पहुंच जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, राइट। और ग्लोबल सप्लाई चेन जो है, लेट्स होप कि जल्द से जल्द बैक टू नॉर्मल हो जाए। अब दोस्तों, हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को समझते हैं, राइट। देखिए, ये सारे जो देश है ना, यूएसए, इजराइल, जीसीसी के देश, ईरान, ये सारे देशों के साथ रीजनेबली हमारे अच्छे रिलेशंस रहे हैं। एंड वी हैव इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट ऑफ आवर एनर्जी। इसमें फाइनेंस भी आ गया, डायस्पोरा आ गया, सारी चीजें आ गई। तो हाई स्टेक्स रहे हैं हमारे। और जब से डे वन से आप समझ लीजिए, जब से ये युद्ध की शुरुआत हुई है ना, तो हमारे यहाँ पर इकोनॉमिकली इसकी क्या इम्पैक्ट आई है आप सब जानते हैं। सबसे नॉर्मल चीज़ मैं बताऊं तो पेट्रोल और डीजल की प्राइस इंक्रीज हो गई। आपने अपने घरों में भी ये सुना होगा, मार्केट में भी ये सुना होगा कि सारी चीज़ों के दाम जो है वो बढ़ने लगे हैं। अभी आरबीआई ने भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैंड लिया है ये सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। फ्यूचर में कभी इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो इम्पैक्ट होगी, एटलीस्ट जब ये युद्ध खत्म हो जाए, नॉट खत्म बट एटलीस्ट ये सीज फायर अच्छी तरीके से इंप्लीमेंटेशन में आ जाएगा, तो एनर्जी इंपोर्ट जो है, ये जो कॉस्ट बढ़ गया था, तो ये थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा। दिस इज नंबर वन थिंग। नंबर टू, चाबहार पोर्ट प्लेस ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर आवर कंट्री। चाबहार पोर्ट जो है ना, ये ईरान का एक पोर्ट है जो भारत ने पैसे इन्वेस्ट करके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके इसको डेवलप किया है। और चाबहार पोर्ट जो है, ये सिर्फ ईरान से नहीं, लेकिन सेंट्रल एशिया जो है उसका गेटवे है चाबहार। भारत, सेंट्रल एशिया, ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, राइट, किर्गिस्तान, ये सारे देश जो है ना, तो इन देश, और एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, राइट, INSTC इसको कहते हैं। तो इसका रास्ता जो है ना वो भी चाबहार पोर्ट से पास होता है। तो चाबहार पोर्ट पर से जब सैंक्शंस हट जाएंगे तो फिर से हमारे जो लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम एक्टिव कर पाएंगे। इसी के साथ हम सब जानते हैं कि मेरे आपके किसी ना किसी के रिश्तेदार तो ये क्षेत्र में रहते ही हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरा एक दोस्त है, ही इज़ लिविंग इन ओमान, मस्कत। तो ही इज़ हियर इन इंडिया, और कुछ समय के बाद ही इज़ गोइंग टू गो बैक। आई एम जस्ट गिविंग यू दिस एग्जांपल। आई एम श्योर आपके भी कोई ना कोई रिलेटिव या फिर रिलेटिव के रिलेटिव, फ्रेंड के रिलेटिव दुबई या फिर ऐसे क्षेत्र में रहते होंगे। हमारे एक स्टूडेंट भी हैं, राइट, आलम, आपने कई बार देखा होगा, उनकी कमेंट्स आती रहती है, राइट। ही लिव्स इन सऊदी अरेबिया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर इज कि इंडियन डायस्पोरा, हमारे देश के लोग जो है ना वो इस क्षेत्र में रहते हैं। लगभग 1 करोड़ लोग इस GCC वाले क्षेत्र में रहते हैं। ईरान में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, और इसी के साथ जो रेमिटेंस हैं, पैसे जो वो वहां पर कमाते हैं, तो जो सेविंग करके हमारे देश भारत में भेजते हैं, ये जो पैसे आते हैं ना, ये FDI से भी ज्यादा क्वांटिटी में पैसे हमें रेमिटेंस से मिलते हैं हमारे देश को।
तो रेमिटेंस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इकोनॉमी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं भारत के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी यहाँ पर एक वैलिडेशन मिलता है। भारत ने लंबे समय से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो किया है। इट इज नॉट समथिंग दैट इज पैसिव, इट इज अ लॉन्ग टर्म गेम दैट इंडिया हैज बीन प्लेइंग एंड प्लेइंग वेरी वेल टू बी प्रिसाइज। हमने दोनों पोल्स के साथ अच्छे और या फिर तीनों पोल्स के साथ, इजराइल, ईरान और यूएसए, तीनों के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए हैं। किसी का भी पक्ष हमने यहां पर नहीं लिया। अगर कुछ गलत हुआ है तो हमने हाईलाइट किया है कि दिस इज समथिंग दैट इज नॉट राइट। लेकिन इस पूरे युद्ध के दौरान वी हैव प्लेड अ वेरी न्यूट्रल गेम एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। भारत की एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का ये एग्जाम्पल भी है। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू डीपन टाइज विथ both poles, USA as well as Iran, and of course Israel as well. लेकिन फाइनल स्टैंड जो यहां पर है दैट इज वी आर होपफुल बट वी आर वॉचफुल एज वेल। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये एक MOU है। अभी फ्यूचर में पीस एग्रीमेंट, पीस डील होगी नहीं होगी, ये वक्त ही बता सकता है। ये मैं नहीं बता सकता या फिर कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि जिस प्रकार की पार्टीज यहां पर इन्वॉल्व हैं, जिस प्रकार से इजराइल नाराज हैं, यूएसए के ट्रम्प साहब कैसे डिसीजंस लेते हैं, ये सारी चीजें आप जानते हैं। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। बट आई बिलीव आज की डिस्कशन से एक बहुत ही इन डेप्थ क्लैरिटी आपको मिली होगी, राइट? एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।